नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप जेआरसी, जीडीसी, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचएससी, नेट इन परीक्षाओं की कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो यह जो है प्रगतिवाद से संबंधित हमारी तीसरी वीडियो है और मुझे उम्मीद है कि आपको पिछली दोनों वीडियो जो है पसंद आई होगी। आपको अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल देखते हैं कि पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि प्रगतिवाद के ऐतिहासिक आधार के संदर्भ में कौन सा कथन या तथ्य असत्य है। ए कह रहे कि 1934 ईस्वी में सोवियत लेखक संघ का गठन हुआ। बी कह रहा है कि 1935 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय लेखक संघ की स्थापना हुई। सी कह रहे कि भारत में 1935 ईस्वी से ही लेखक संघ के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। और डी कह रहा है कि भारतीय प्रसिद्ध लेखक संघ की स्थापना केवल विदेशी साहित्य के अनुकरण पर हुई थी। तो आपको बताना कि इसमें कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो डी विकल्प जो है वो असत्य है। आ, रामविलास शर्मा ने इस मत का खंडन किया और कहा कि प्रसिद्ध साहित्य विदेशी अनुकरण है। उन्होंने इसे भारतीय चिंतन और परिवेश की उपज माना है जो जनता की राष्ट्रीय और लोकप्रिय परंपराओं के अनुसार विकसित हुआ है। तो वो सिर्फ जो है इसका उसका जो है संदर्भ विदेशी नहीं मानते हैं बल्कि उसे जो है वो भारतीय चिंतन और परिवेश से भी जोड़कर देखते हैं। इसलिए विकल्प डी जो है वो असत्य है। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है। कह रहे कि 1936 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में प्रेमचंद ने साहित्य के किस नवीन धारा को स्थापित किया। ए कला केवल कला के लिए है। बी नए प्रकार के साहित्य की रचना। सी छायावाद का पूर्ण बहिष्कार। और डी केवल साम्यवाद का प्रसार। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर जो है आपको क्या करना है वो बताना है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, नए प्रकार के साहित्य की रचना। लखनऊ सम्मेलन में प्रेमचंद ने नए प्रकार के साहित्य की रचना का नारा दिया। उन्होंने अपनी गौरवपूर्ण परंपरा को अस्वीकार नहीं किया था। प्रगतिशील लेखक ही अपनी परंपरा के सच्चे दावेदार सिद्ध हुए। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल कह रहे हैं कि भारत में प्रसिद्ध लेखक की स्थापना के लिए प्रेरित करने वाले लंदन की संस्था का क्या नाम था। ए ब्रिटिश राइटर एसोसिएशन। बी भारतीय प्रसिद्ध लेखक संघ लंदन इकाई। सी सोवियत इंडो लेखक संघ। और डी फासिज्म विरोधी मंच। तो इसका सही उत्तर क्या है वो आपको क्या करना है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, भारतीय प्रसिद्ध लेखक संघ जो लंदन इकाई है। भारत में सज्जाद जहीर और मुल्कलाल आनंद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी प्रसिद्ध लेखक संघ की स्थापना में। 1935 ईस्वी में लंदन में बने भारतीय प्रसिद्ध लेखक संघ के उद्देश्यों पर प्रेमचंद ने हंस पत्रिका में प्रकाश डाला था, जिससे भारत में इसकी आधार भूमि तैयार हुई। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहे हैं कि लखनऊ सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक दायित्व की व्याख्या करता है। ए साहित्य केवल व्यक्तिगत मनोरंजन की एक स्वतंत्र इकाई है। बी साहित्य एक सामाजिक कार्य है जो संपूर्ण परिवेश को प्रभावित करता है। सी साहित्य को राजनीति से पूर्णतः तटस्थ रहना चाहिए। और डी कह रहे हैं कि साहित्य का उद्देश्य केवल सौंदर्य की खोज करना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा वो बताना है कि कौन सा दायित्व जो है वो लखनऊ सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सामाजिक दायित्व की सही व्याख्या जो है वो करता है। तो इसका उत्तर आपका विकल्प बी जो है वो क्या होगा, वो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। सवाल नंबर 5वें पर आते हैं। 5वां सवाल कह रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी हैलेट सर्कुलर का मुख्य उद्देश्य क्या था। ए लेखकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। बी प्रगतिशील आंदोलन पर कड़ी नजर रखना और लेखकों को उससे दूर रखना। सी ग्रामीण साक्षरता अभियान चलाना। और डी हिंदी और उर्दू के मध्य विवाद को सुलझाना। तो 5वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर जो है विकल्प बी हो जाएगा, प्रगतिशील आंदोलन पर कड़ी नजर रखना और लेखकों को उससे जो है वो दूर करना। लखनऊ सम्मेलन की सफलता के बाद गृह सचिव एम जी हैटल ने प्रांतीय सरकारों को हाईलाइट सर्कुलर भेजा था ताकि प्रगतिशील लेखक संघ की गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके और लेखकों को इससे जुड़ने से रोका जा सके। सवाल नंबर 6वें पर आते हैं। 6वां सवाल कह रहा है कि सज्जाद जहीर ने अपनी किस पुस्तक में प्रगतिशील आंदोलन के शुरुआती संघर्षों और उद्देश्यों का विवरण दिया है। ए अंगारे। बी रोशनाई। सी प्रलय का इतिहास। और डी मार्क्सवाद और साहित्य। तो 6वें का सही उत्तर क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, रोशनाई।
सवाल नंबर 7वें पर आते हैं। 7वां सवाल कह रहा है कि प्रलेस के घोषणा पत्र में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु शामिल नहीं था? ए फांसीवाद और स्वर्ण का विरोध, बी विचारों की स्वतंत्रता की रक्षा, सी छात्रों के अधिकारों की मांग और डी रहस्यवाद और आध्यात्मिकता का अनिवार्य समावेश। तो 7वें प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है कि कौन सा बिंदु जो है वो शामिल नहीं था। तो विकल्प डी इसका उत्तर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये चीज इसमें शामिल नहीं थी। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि प्रगतिशील की समय सीमा के निर्धारण का सर्वसम्मत आधार क्या है? एक कमानी का प्रकाशन, बी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और तार सप्तक का संपादन, सी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति और डी भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ। तो आपको बताना है कि जो समय सीमा प्रगतिशील लेखक संघ की निर्धारित की गई 36 और 43 के मध्य, तो इसका आधार क्या है? तो इसका आधार है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और तार सप्तक का संपादन, अर्थात तार सप्तक का प्रकाशन होना, अर्थात विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 9 नंबर सवाल पर आते हैं। 9 नंबर सवाल में कह रहा है कि लखनऊ सम्मेलन में भाग लेने के वाले प्रतिनिधि किन क्षेत्रों से आए थे? ए केवल उत्तर प्रदेश और पंजाब से, बी केवल बंगाल और महाराष्ट्र से, सी बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और मद्रास आदि स्थानों से और डी केवल लंदन से लौटे प्रवासी भारतीयों से। तो इसका उत्तर जो है आपको क्या करना है वो बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, मद्रास आदि से जो है लेखक एक मंच पर एकत्रित हुए, जो इसकी व्यापकता को उस दौरान दर्शाता था। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। कह रहे प्रेमचंद के अनुसार प्रगतिशील लेखक होने के लिए अनिवार्य तत्व क्या है? एक केवल राजनीति का ज्ञान, बी मानव प्रेम, स्वतंत्रता की इच्छा और जनतंत्रवाद, सी करे कठिन सांस्कृतिक शब्दावली का प्रयोग और डी करे केवल विदेशी लेखों का समर्थन। तो आपको 10वें नंबर प्रश्न का उत्तर जो है बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। मानव प्रेम, स्वतंत्रता की इच्छा और जनतंत्रवाद। सवाल नंबर 11 पर आते हैं। 11 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि छायावाद के शून्य आकाश में अति काल्पनिक उड़ान भरने वाली कल्पना को जनजीवन के यथार्थ चित्रण के लिए एक हरी भरी ठोस जनपूर्ण धरती की आवश्यकता थी। आपको बताना कि ये कथन किसका है? ए निराला, बी सुल्तानंद पंत, सी महादेव वर्मा और डी कह रहे कि डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो आपको बताना है कि ये कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन जो है वो पंत के द्वारा कहा गया है, अर्थात विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। सुबोधानंद पंत ने माना कि छायावाद के व्यक्तिगत दृष्टिकोण के आधार पर समष्टि को समेटने के लिए प्रगतिवाद ने ठोस भूमि जो है वो तैयार कर ली है। सवाल नंबर 12 पर आते हैं। 12 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि प्रगतिवाद का मूल सिद्धांत क्या है? ए रहस्यवाद का प्रचार, बी अर्थ के असमान विभाजन को समाप्त कर शोषण मुक्त समाज की स्थापना, सी वर्ण व्यवस्था का पोषण और डी करे कला के लिए कला का सिद्धांत। तो आपको 12 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा? तो विकल्प बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 13 पर आते हैं। 13 नंबर सवाल में कह रहा है कथन कि प्रतिवाद ने आध्यात्म के बजाय भौतिकवाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया। कारण में आर कह रहा है कि प्रतिवादी कभी धर्म और ईश्वर को उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग के शोषण का अधिकार मानते थे। अब आपको जो नीचे एक पुट दिया गया है इसमें से आपको बताना है। ए कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। बी कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी कह रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है और डी कह रहा है कि ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 14 नंबर सवाल पर आते हैं। 14 नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं कि प्रगतिवाद साहित्य में किसके अंकुश को स्वीकार करता है? प्रगतिवादी साहित्य में किसके अंकुश को स्वीकार करता है, अर्थात किसके अंकुश को स्वीकार किया जाता है, ये आपको बताना है। देखिए, व्यक्ति के ऊपर समाज की सत्ता, ये कह रहा है। बी कह रहा है कि समाज के ऊपर व्यक्ति की सत्ता, सी कह रहा है राज्य के ऊपर धर्म की सत्ता और डी कह रहा है कि साहित्य के ऊपर कल्पना की सत्ता का। तो आपको बताना कि किसके अंकुश को स्वीकार करता है। तो ये कहता है व्यक्ति के ऊपर समाज की सत्ता का, अर्थात विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा वो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। देखिए, प्रतिवाद के मूल तत्वों में यह शामिल है कि यह साहित्य में व्यक्ति के ऊपर समाज की सत्ता का जो है वो अंकुश चाहता है। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। 15 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रतिवाद की दो विरोधी शक्तियां कौन थी? प्रतिवाद की दो विरोधी शक्तियां कौन थी? ए करे यथार्थवाद और कल्पनावाद, बी करे कि साम्यवाद और पूंजीवाद, सी करे कि अध्यात्मवाद और भौतिकवाद और डी करे कि राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयता। तो आपको बताना है कि प्रतिवाद की दो विरोधी शक्तियां कौन सी थी। तो दो विरोधी शक्तियां थी साम्यवाद और पूंजीवाद। विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पूंजीवाद विषाणुमुख हो सकती और साम्यवाद विषाणुमुख शक्ति
विनाशोन्मुख शक्ति पूंजीवाद है और साम्यवाद को विकासोन्मुख शक्ति, दो विरोधी शक्तियां हैं जिसमें प्रगतिवाद साम्यवाद का पोषक है। ये डॉक्टर नगेंद्र जो है इसके ये विचार है। तो विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 16 पर आते हैं। कह रहे हैं कि प्रगतिवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है। ए कह रहे प्राचीन परंपराओं का निर्वाह, बी कह रहे वह बात जो आगे बढ़ने के में विश्वास रखता है, सी कह रहे कि ईश्वर के की ओर गति, और डी कह रहे कि शिल्प में नवीनता। तो प्रगतिवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है वह बात जो आगे बढ़ने में विश्वास रखता है, अर्थात विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 17 पर आते हैं कि प्रगतिशील साहित्य उत्कृष्ट रूप में राष्ट्रीय और जनवादी है। यह निष्कर्ष किसका है। ए डॉक्टर नगेंद्र, बी डॉक्टर रामविलास शर्मा, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये निष्कर्ष जो है वो रामविलास शर्मा का है, अर्थात विकल्प बी इसका उत्तर जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य में इसे राष्ट्रीय और लोकप्रिय परंपराओं के अनुकूल सिद्ध किया है। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। 18 नंबर सवाल में कह रहे कि प्रगतिवाद ने कला को क्या माना है। ए कह रहे केवल मनोरंजन का साधन, बी कह रहे कि आत्मा की अभिव्यक्ति, सी का अभिव्यक्ति का साधन मात्र जीवन के लिए, और डी कह रहे निरपेक्ष सौंदर्य। तो आपको बताना कि प्रतिवाद ने कला को क्या माना है, तो इसने अभिव्यक्ति का साधन मात्र माना है, अर्थात विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिवाद कला को कला के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए मानता है और इसे सहज बोधगम्य रूप से अपनाने पर बल देता है। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। 19 नंबर सवाल में कहते हैं कि प्रगतिवाद और मार्क्सवाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ए कह रहे कि दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, बी कह रहे कि मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण ही प्रगतिवाद है, सी कह रहे कि प्रगतिवाद मार्क्सवाद का विरोध करता है, और डी कह रहे कि मार्क्सवाद केवल राजनीति है, प्रगतिवाद केवल कल्पना। तो आपको बताना कि कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें कथन विकल्प बी जो है वो सही सत्य है। मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण ही उसे जो है प्रगतिवाद कहा जाता है। सवाल नंबर 20 पर आते हैं। 20 नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं, कह रहा है बीच में कि यह भारत का ग्राम सभ्यता संस्कृति से निर्वासित झाड़ फूस के विवर, यही क्या जीवन शिल्पी के घर। ये पंक्तियां किसकी हैं और क्या दर्शाती हैं। ए निराला पूंजीवाद का विरोध, बी स्मितानंद पंत ग्रामीण यातायात का चित्रण, सी नागार्जुन नारी स्वातंत्र्य, और डी केदारनाथ अग्रवाल प्रकृति चित्रण। तो आपको बताना है कि ये जो पंक्ति लिखी है, ये पंक्ति जो है वो किसकी है और ये क्या दर्शाती है। तो इसका उत्तर आपको जो है वो बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। सुमित्रानंद पंत और ग्रामीण यथार्थ का इसमें जो है वो चित्रण देखने को मिलता है। सवाल नंबर 21 पर आते हैं। किस नंबर सवाल में कह रहे हैं कि प्रगतिवादी काव्य में गुलाब और खाद किसके प्रतीक रूप में जो है उपयुक्त हुए हैं। ये कह रहा है कि प्रेमी और प्रेमिका के, बी पूंजीपति और मजदूर के श्रम के, सी कह रहा है कि ईश्वर और भक्त, और डी कह रहा है कि बसंत और पतझड़ के। तो आपको इसका सही उत्तर जो है वो क्या करना है, वो बताना है। तो सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, पूंजीवाद और मजदूर के श्रम के। सवाल नंबर 22 पर आते हैं। 22 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं। दिनकर की पंक्ति प्रगतिवाद की किस प्रवृत्ति का उदाहरण है। ये आपको क्या करना है, बताना है। एक तरह के शोषितों की दीनता का चित्रण है, बी कह रहे प्रकृति का मानवीकरण है, मानवीकरण है, और सी कह रहे कि नारी की स्वतंत्रता है, और डी कह रहे कि विश्व बंधुत्व है। तो देखिए दिनकर की पंक्ति जो है शोषितों की दीनता का चित्रण करती है, अर्थात विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 23 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि प्रगतिवादी कवियों ने धर्म को क्या संज्ञा दी है। ए कह रहे समाज का आधार, बी शोषण का अधिकार और पाप का आवरण, सी मोक्ष की सीढ़ी, और डी नैतिकता का रक्षक। तो देखिए प्रगतिवाद कवियों ने धर्म को जो है शोषक का अधिकार और पाप का आवरण किसका की संज्ञा दी है, अर्थात विकल्प भी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। दिनकर ने कुरुक्षेत्र में लिखा है कि भाग्यवाद और आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का जो धर्म के प्रति प्रगतिवादी अनास्था को दर्शाता है। सवाल नंबर 24 पर आते हैं। 24 में कह रहे कि योनि नहीं रे नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठित। पंत जी की पंक्ति का मुख्य स्वर क्या है, आपको बताना है। ए नारी का श्रृंगारिक चित्रण, बी नारी को पुरुष के अधीन करना, सी नारी स्वातंत्र है और उसे मानवी के रूप में प्रतिष्ठा देना, और डी कह रहे कि नारी का रहस्यवादी चित्रण। तो पंत की इस पंक्ति का मुख्य स्वर जो है वो नारी स्वातंत्र और उसे मानवी के रूप में प्रतिष्ठा देना है, बल्कि विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 25 की। 25 नंबर सवाल में कह रहा है कि गा कोकिल वर्षा पावक कणे, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। यह पंक्ति किस भाव को पुष्ट करती है। ए विरह की वेदना, बी सामाजिक क्रांति का आह्वान, सी प्रकृति सौंदर्य, और डी प्राचीनता का मोह। तो 25 नंबर प्रश्न में उत्तर बताना सही क्या होगा, तो ये सामाजिक क्रांति का आह्वान करती है।
सवाल नंबर 26 पर आते हैं। 26 नंबर सवाल में कह रहा है कि प्रगतिवाद काव्य की भाषा शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? ए क्लिष्ट संस्कृत शब्दावली, बी आम आदमी की सहज भाषा और मुक्त छंद, सी प्रतीकात्मक और दुरूह शैली, और डी केवल दरबारी भाषा। तो आपको जो है सवाल नंबर 26 का उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, आम आदमी की सहज भाषा और मुक्तक छंद। सवाल नंबर 27 पर आते हैं। 27 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि ईश्वर पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए जिसका ले ले नाम युगों से मांस लुटाते हुए रोए तुम रोए, पंक्तियां किस कवि की हैं? ए नागार्जुन, बी रामेश्वर शुक्ल अंचल, सी शिवमंगल सिंह सुमन, और डी केदारनाथ अग्रवाल। तो आपको बताना है कि ये पंक्ति जो है वो किसके द्वारा लिखित है। तो ये पंक्ति जो है वो रामेश्वर शुक्ल अंचल की है, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। अंचल जी ने ईश्वर की धारणा को शोषक का पक्षधर बताते हुए उसे चुनौती दी है। सवाल नंबर 28 पर आते हैं। 28 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है प्रगतिवाद ने यथार्थ चित्रण के अंतर्गत किन दो रूपों को प्रमुखता दी है? ए स्वप्नलोक और परलोक, बी सामाजिक यथार्थ और सामान्य प्राकृतिक परिवेश, सी राजाओं का ऐश्वर्य और युद्ध, और डी केवल मानसिक अंतर्द्वंद। तो आपको 28 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो क्या करना है, वो बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, सामाजिक यथार्थ और सामान्य प्राकृतिक परिवेश। सवाल नंबर 29 पर आते हैं। 29 नंबर सवाल में कह रहा है कि प्रगतिवादी कवियों में विश्व बंधुत्व की भावना का स्रोत क्या है? ए वेदांत दर्शन, बी मार्क्सवाद या अंतरराष्ट्रीय प्रभाव, सी ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां, और डी करें केवल भारतीय परंपरा। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, मार्क्सवाद का अंतरराष्ट्रीय प्रभाव। सवाल नंबर 30 पर आते हैं। 30 नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि नागार्जुन की काव्य भाषा की विशेषता के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? ए वे केवल कठिन तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं, बी वे साधारण शब्दों के साथ साथ तत्सम शब्दों और बिजली, भेड़िया, तलैया जैसे लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग करते हैं, सी उनकी भाषा केवल विदेशी शब्दों से भरी है, और डी वे शब्दों के प्रयोग में बहुत कंजूस हैं। तो इसका सही उत्तर आपको क्या करना है, वो बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। नागार्जुन की कविता में तत्सम शब्दों के साथ साथ क्षेत्रीय और लोक संस्कृति के जीवंत शब्दों का अद्भुत समन्वय हमें देखने को मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।